वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, आप देख रहे हैं। इनकी जन्म तिथि है 30/7/1979, समय 10:58 प्रातःकाल और स्थान बिहार शरीफ नालंदा। तो इस हिसाब से जो कुंडली बनी वह यह है कि 6 नंबर की कुंडली बनी। तो लग्न कन्या हो गया और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं तो राशि भी कन्या हो गई। बाकी इनके ग्रहों की स्थिति देखें तो खाना नंबर 2 खाली, खाना नंबर 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, 5 खाली, 6वें में केतु, 12 खाली, 1 खाली, 2 खाली। फिर जो है 10वें भाव में मंगल। 11वें भाव में इनके चतुर्ग्रही योग बन रहा है। गुरु हैं, बुध है, सूर्य हैं और शुक्र है। 11वें भाव में कहा जाता है कि अगर कोई भी ग्रह बैठे हों चाहे अच्छे बुरे तो आय निश्चित मिलती है, इनकम तो रहती है। और इनके 12 भाव में शनि और राहु की युति बन रही है जिसे श्रापित योग भी कहते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनके ऊपर दशा चल रही है, जो वह दशा है इंद्रेश प्रियदर्शी जी पर। शनि का अंतर जुलाई 2022 से इनका शनि की दशा चल रही है और शनि का अंतर भी चल रहा है जो अभी 2025 तक चलेगा। अब शनि इस लग्न में 5वें भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी। शनि इस लग्न में योग कारक होते हैं लेकिन 6वें घर के भी स्वामी हैं। मूल त्रिकोण राशि 6वें में पड़ती है। आज की परिस्थिति में ये कर्ज में डूबे जा रहे हैं, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, उम्र भी हो गई है, शादी ब्याह भी नहीं हो पाया है। ऐसा क्या हुआ इनके साथ, ऐसी क्या स्थिति बनी, हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके ग्रहों में जो लग्न है, यानी यह लग्न जो लग्न भाव है यह 24 डिग्री का है और कन्या राशि 24 डिग्री सम राशि। तो कहा जाए लग्न एकदम मृत अवस्था के करीब जा रहा है, मृत नहीं हुआ है लेकिन लग्न बहुत कमजोर है। यह लग्न कमजोर है। लग्न के स्वामी बुध जो बैठे हैं लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग में, उनकी स्थिति क्या है कि बुध बकरी भी है और अस्त भी है। यह बुध बकरी है और अस्त भी है सूर्य के समीप होने के कारण। लग्नेश का 11वें भाव में बैठना बहुत अच्छा, लेकिन बकरी और अस्त हो जाना सारे बैठने के परिणामों को ध्वस्त कर देता है। आय भाव में लग्नेश बकरी और अस्त, बकरी होते तो ठीक था लेकिन अस्त होने का मतलब कि प्रभावहीन। अब आइए दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य इस लग्न में द्वादशेश हैं और योग कारक भी नहीं है। सूर्य भी 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव में सूर्य को अति कारक माना जाता है, इनको अति बली हो जाते हैं। लेकिन सूर्य की डिग्री 12 डिग्री है, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं तो सूर्य का बैठना खराब नहीं है। दिक्कत थोड़ी सी शनि के नक्षत्र से है। क्योंकि शनि 12वें भाव में आकर के राहु से युक्त होकर के श्रापित योग बना रहे हैं। मंगल इस लग्न में अकारक ग्रह है, अष्टमेश है। मंगल मारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे चूंकि इनकी प्रथम मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में और दूसरी राशि जो जल तत्वीय राशि है 3रे भाव में। तो 8म से 8म यह दोनों स्थान मारक बुध है। मतलब मंगल इस राशि या लग्न में प्रथम मारक ग्रह है या सबसे बड़े मारक ग्रह है। मंगल की स्थिति इस लग्न में क्या है, 9 डिग्री पर बैठे हैं, 9 डिग्री 10 अंश पर बैठे हैं। मिथुन राशि मृगशिरा अपने ही नक्षत्र में 10वें भाव में। मंगल 10वें भाव में, यह कहीं न कहीं से इनको थोड़ा सा मांगलिक बनाता है।
बुध की बात हमने कर ही ली, बुध जो लग्नेश है और अस्त भी है, बकरी है। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी इस लग्न में कारक नहीं है, तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी राशि जो है 12 नंबर की मीन राशि पड़ती है सप्तम भाव में, और 9वीं राशि जो पड़ती है वह सुख भाव में। तो बृहस्पति इस लग्न में तटस्थ होते हैं, मारक तो नहीं होते, तटस्थ होते हैं। लेकिन चूंकि गुरु किसी का अशुभ नहीं करते, जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह गुरु है, और इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव मतलब विवाह से संबंधित है, पत्नी सुख से संबंधित है। पत्नी सुख देने वाला ग्रह बृहस्पति की स्थिति क्या है कि गुरु भी अस्त है। गुरु बैठे हैं 11वें भाव में बहुत अच्छे स्थान में, लेकिन अस्त हो गए। अब गुरु अस्त है, 5 डिग्री पर है, कर्क राशि में है। यह इनकी उच्च राशि होती है, ध्यान दीजिए, यह उच्च राशि होती है गुरु की, लेकिन अस्त है। अगर अस्त न होते तो यहाँ गुरु का बैठना इनके लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन एक तो गुरु इस प्रश्न राशि में योग कारक नहीं, सप्तम भाव पत्नी सुख के कारक अस्त है, तो विवाह नहीं हुआ, और संभावनाएं भी बहुत दूर दूर तक दिखती नहीं। कुछ विशेष उपाय और विशेष प्रयोग करने पर संभव हो सकता है। सामान्य तरह से विवाह के योग इस राशि में दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि आगे आइए, आगे देखते हैं। शुक्र इस राशि में या इस लग्न में 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, मतलब भाग्येश और धनेश दोनों होते हैं। शुक्र इस राशि या इस लग्न में, कन्या राशि कन्या लग्न में सबसे बड़े कारक है। भाग्य के स्वामी हैं 9 नंबर के, 9वें खाना उनकी दूसरी राशि भाग्य भाव और धन भाव। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र भी बैठे हैं 11वें भाव में, बहुत अच्छे जगह बैठे हैं, लेकिन अस्त हैं। शुक्र भी अस्त हैं। यह शुक्र भाग्य भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, इनकम भाव, आय भाव में जाकर के, इच्छा पूर्ति भाव में जाकर के अस्त हो गए। कहाँ से आएगा धन? धन का स्वामी अस्त। वैवाहिक सुख, वैवाहिक विवाह देने वाला ग्रह अस्त। लग्नेश स्वयं अस्त और बकरी, क्या होगा? तो इस तरह से इनके शुक्र की स्थिति हो गई। अब आइए शनि की देख लेते हैं। शनि भी इस राशि, इस लग्न में कारक होते हैं, क्योंकि पंचम और छठवें के स्वामी हैं। तो पंचम भाव के नाते कारक होते हैं, छठवें भाव के नाते अकारक हो जाते हैं। लेकिन छठवें भाव में शनि को मिल जाता है विशेष बल, यहाँ के कारक हो जाते हैं। बैठे कहाँ है? जाकर के द्वादश भाव में राहु के साथ, यह प्राप्ति योग। और अंश बल क्या है? 18 डिग्री पर सिंह राशि में पूर्वा फागुनी नक्षत्र, 18 डिग्री पर यह शनि बैठे हैं। पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, मतलब भाग्येश के नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में शनि बैठ गए, इसका मतलब कि यह व्यय को बढ़ाएंगे, यह व्यय को बढ़ाएंगे। यह स्थिति बनती है 7.5 के प्रथम चरण की, जो जन्म से ही इनके 7.5 पैदा हुई है, लगी है, क्योंकि इनका राशि भी चंद्र कन्या है। ध्यान दीजिए, लग्न तो कन्या है ही, चंद्रमा बैठे हैं लग्न, तो लग्न भी कन्या है। और अगर राशि कन्या हो गई, लग्न कन्या हो गया, तो राशि से देखेंगे तो शनि 12वें भाव में, मतलब चलती 7.5 उस काल में इनका जन्म हुआ है। अब आइए देखते हैं राहु की क्या स्थिति है। तो राहु 16 डिग्री पर बैठे ही हैं, आपके देख रहे हैं शनि के साथ। शनि और केतु ठीक सामने 16 डिग्री पर बैठे हैं 6वें भाव में। अब चूंकि इनका नक्षत्र जो पैदा हुए हैं, इनका चंद्र नक्षत्र है हस्त, चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र में यह पैदा हुए हैं, तो चंद्रमा एक वैसे भी सौम्य ग्रह, और इस तरह से इनको बल क्या मिलता है तो वह देखा जाए अगर, तो चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हस्त नक्षत्र में पैदा हुए, 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में आता है यह नक्षत्र, और इनका राशि का बल जो है 19 डिग्री है।
तो 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में आता है, मतलब चौथे चरण में, तीसरे चरण में पैदा हुए हैं। अब उससे इनको होता है कि इनके शरीर का जो आंत, बृहद आंत और स्राव ग्रंथि है वह कारक है इस राशि का, इस लग्न का। विटामिन बी की कमी इनके अंदर हो सकती है, वायु विकार हो सकता है, बादी उदर वायुव्याध। सिद्धांत एवं वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं, बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, कुशल कार्यकर्ता इत्यादि हो सकते हैं। व्यवसाय इनके लिए सेल्समैन, वाणिज्य और फीस, संचार, डाक इस तरह के हो सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि बुध राशि की और चंद्र के नक्षत्र में पैदा हुए इन जातकों पर सौर विकिरण का प्रभाव शुभ नहीं होता। ऐसे जातक अधिकांशतः मक्कार, कपट प्रिय, असत्यवादी भी हो जाते हैं, परंतु परिश्रमी होते हैं। तो ये शनि और राहु की जो युति बन रही है वह इनके लिए घातक बन रही है। यह श्रापित योग है और इस श्रापित योग का सीधा प्रभाव छठवें भाव पर। ध्यान दीजिए, शनि जहां बैठे व्यय को वृद्धि कर दिए, राहु भी शनिवत गुण देते हैं। राहु की दृष्टि गुरुवत है लेकिन प्रभाव शनिवत है। तो ये दे क्या रहे हैं कि शनि और राहु मिलकर के श्रापित योग 12वें भाव में, 12वां भाव हानि का है, व्यय का है। तो यहाँ बैठ करके यह युति हानि बना रही है इनको, और उसकी सीधी जो दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6वें भाव पर, यह रोग ऋण शत्रु का है भाव। तो यहाँ बैठे शनि और राहु दोनों इस भाव में कारक होते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों इस भाव में कारक होते हैं, इसलिए इन दोनों की दृष्टियां जब आई तो इस भाव को एक्टिवेट कर दिया और यह ऋण में फंस गए, और ऋण में फंस गए तो शत्रुता होनी स्वाभाविक है, और जब ऋण शत्रु दोनों आ जाएंगे तो रोग भी आ ही जाएगा। सबसे घातक स्थिति है। बाकी जो भी योग कारक ग्रह इस कुंडली में, बुध वह अस्त और बकरी, शुक्र वह अस्त और बकरी, और शनि योग कारक वह द्वादश भाव में। ऐसी विचित्र परिस्थितियों से जो जातक जूझ रहा हो उसकी स्थिति तो वही बता सकता है। हम और आप एक ज्योतिष के तौर पे केवल अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे बात की जाए तो शनि की अंतर्दशा और शनि की दशा दोनों चल रही है। शनि की दशा में शनि का अंत है, तो क्या यह जीवन भर कष्ट ही पाएंगे इन ग्रह परिस्थितियों के अनुसार? जी नहीं। आने वाले समय में जब इनकी शनि की दशा से शनि का अंतर समाप्त हो जाएगा, जो कि जुलाई 22, 2025 को होना है, 22 जुलाई 2025 को होना है। शनि में शनि का अंतर चल रहा है, जब वह खत्म हो जाएगा तो शनि में बुध का अंतर आएगा, और बुध है लग्नेश इस राशि में, और बैठे हैं जाकर के आय भाव में, चंद्रमा के राशि में। तब इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो क्या 25 का मतलब लगभग अभी 2.5 साल। अब 2.5 साल क्यों, और इस 2.5 साल के बीच में इनके साथ क्या घटित होगा उस पर विचार कर लेते हैं। तो गोचर में शनि जो इस राशि के कारक थे अभी पंचम में थे, 17 जनवरी को आ गए हैं 6वें में। पंचम में शनि चाहे कारक हो, स्वयं की राशि में हो, लेकिन एक कंटक योग बन जाता है, और इससे कहा जाए तो पनौती भी साधारण भाषा में कहते हैं। यहाँ बैठे थे, इसके पहले मतलब आज के 2.5 साल पहले यहाँ थे सुख भाव में, तो भूमि भवन क्षेत्र के कारक हो जाते हैं। या भूमि भवन क्षेत्र का भाव है शनि, यहाँ बैठ करके कारक हुए इस राशि में। लेकिन हुआ क्या, मंगल की दृष्टि भी सामने इस भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ हुआ क्या, आज के लगभग 2.5 से 3 साल पहले इनके साथ हुआ होगा कि यह जनता का भी घर है। यहाँ बैठे शनि इस भाव को एक्टिवेट किए, वृद्धि किए, तो ये जनता की सेवा में घुस गए बहुत ज़्यादा, जन सम्मान और जन सेवा करने लगे। और यह भूमि भवन वाहन का क्षेत्र है, तो इन्हें कुछ भूमि भवन वाहन का भी शौक चढ़ा होगा जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जबकि वह इन्वेस्ट कहीं न कहीं नुकसान करना था उसको, और उनका नुकसान हुआ होगा उस इन्वेस्ट से। उसके बाद बीता 2.5 साल शनि पंचम भाव में रहे, यहाँ बैठ करके शनि बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आदमी समझ ही नहीं पाता क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब यहाँ से शनि तो 2.5 साल तो इनको घनघोर कष्ट मिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आर्थिक हानि हुई होगी, क्योंकि शनि यहाँ बैठे थे तब व्यवसाय को नष्ट किए 7वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से रोग ऋण में वृद्धि करना चालू किए। क्यों
क्योंकि इनको भूमि भवन वाहन का और जन सेवा का शौक चढ़ा होगा, पैसे कम पड़े होंगे तो शनि की राशि पड़ रही थी कारक भाव रोग ऋण में, तो ऋण भी लिए होंगे और ऋण हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। 7वीं दृष्टि से व्यवसाय नष्ट, 8वीं 9वीं 10वीं लग्न और राशि दोनों पर शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ से, तो एक तरफ से मन में एक शंका, एक चिंता और एक उलझापन कहा जाए, शनि उलझा देते हैं आपको, न इधर जा सकते हैं न उधर। तो ये उलझ गए जब शनि चौथे भाव में बैठे थे आज के 2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले के बाद और आज से 2.5 साल तक, मतलब 17 जनवरी तक जो पिछला 2.5 साल बीता है पंचम राशि में, यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की 1 2 3, यह विवाह भाव है। तो विवाह होने ही नहीं दिए पिछले 2.5 साल, क्योंकि विच्छेदकारी दृष्टि। यहाँ से 7वीं दृष्टि आय भाव पर, आय को मार दिए, आय नहीं होने देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ विध्वंसकारी हैं, जहाँ पड़ती है उस भाव को नष्ट कर देती है। फिर शनि की 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि, यहाँ यह धर्म भाव, कुटुंब भाव, तो कुटुंब से दूरी, परिवार से दूरी, मित्र से दूरी, समाज से दूरी, क्योंकि शनि विच्छेदकारी है, और स्वयं के धन से भी दूरी। तो ये 5 साल इस जातक को बहुत कष्टदायक मिले हैं। अब शनि 17 जनवरी से आ गए हैं 6वें भाव में। शनि जहाँ बैठते हैं वृद्धि करते हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन यह भाव है शनि जहाँ, यहाँ योग कारक, शनि यहाँ कारक हो जाते हैं 6वें भाव में, और राशि भी उन्हीं की है, कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि। यहाँ बैठ करके शनि अब इस जातक को कुछ रिलीफ देंगे। कब से देंगे? तो चूंकि शनि जब 17 जनवरी को बैठे तो 30 जनवरी को अस्त हो गए, 5 मार्च को उदय हुए हैं, तो अभी तो अंश बल में शनि यहाँ बहुत कमजोर है। अब लाभ क्या देंगे? लाभ यह देंगे कि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 8वें भाव पर, यह गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, मृत्यु का भाव है और दुर्भाग्य का भी भाव है। लेकिन यहाँ भी शनि कारक होते हैं, तो यहाँ कारक, यहाँ कारक, कारक भाव में स्वयं की राशि में शनि, इस राशि लग्न में योग कारक शनि अब यहाँ बैठ गए हैं, तो इस 8वें भाव से इनको जमीन के नीचे दबी चीज़ों से कुछ लाभ दिलवाएंगे। इनको जमीन के नीचे दबा कुछ मिल सकता है, कोई माइंस मिल सकती है, कोई खदान मिल सकता है, कोई रुपया पैसा मिल सकता है। इन पिछले 2.5 सालों में कहीं से इनको भूमि के अंदर से लाभ दिलवाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? यहाँ बैठे शनि अब व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे, सूर्य की राशि है 5वीं राशि, तो शनि यहाँ योग कारक है, रोग ऋण भाव में बैठे हैं और यह व्यय भाव है, तो यहाँ डाल करके अब व्यय को कंट्रोल कराएंगे, क्योंकि व्यय को नष्ट करेंगे। अभी तक व्यय कराए, अब व्यय को नष्ट कराएंगे, व्यय को कम कराएंगे। और सीधी सी बात है, जब तक कर्जे में फंस गया है ही नहीं, तो व्यय कहाँ से होगा? तो यह तो काल चक्र का सिस्टम है, पहले बढ़ाता है, घटाता है, फिर घटाता है, फिर बढ़ाता है। तो इनका व्यय बढ़ाए, कर्ज बढ़ाए, अब यहाँ बैठ करके शनि इनका कर्ज चुकता कराएंगे, व्यय को रोकेंगे। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7 8 9 10 पुरुषार्थ भाव पर, कर्म भाव पर। एक कर्म नहीं है, पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो हो सकता है परिवार से तो इनको थोड़ा सा दूरी बने, लेकिन अब पुरुषार्थ जागेगा और पुरुषार्थ इनसे कर्म कराएगा। शनि अब इनसे कर्म कराएगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। तो अब शनि कर्म कराएगा तो निश्चित है कि हानि को रोकेगा, कर्जों को कम कराएगा, क्योंकि आय होगी। हालांकि हर राशि में शनि 6वें में बैठ करके ऐसा नहीं करते, लेकिन यह कन्या राशि विशेष है, क्योंकि पंचम और 6वें के स्वामी भी हैं। तो अब जातक का समय 13 अप्रैल, जब शनि कुछ अंश बल में बढ़ने लगेंगे, तो 13 अप्रैल से जाकर के आगे बढ़ेगा और कुछ इनका जो जकड़ गए हैं, इनका बंधन कमजोर होगा। आगे स्थिति यह है कि अभी गुरु मीन राशि में ही है यहाँ, और यहाँ बैठे हैं राहु गोचर में, गोचर की बात हो रही है, तो पाप कर्तरी योग बन रहा है और गुरु अस्त है, इस राशि में धन के कारक भी अस्त हैं। 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे यहाँ 8वें भाव में, तो कुछ शुभता देंगे, धन भाव को अपनी दृष्टि पर डालेंगे, तो कुछ धन में बढ़ोतरी कराएंगे, शुभता देंगे। बस यही है कि अस्त है, इसलिए इनका पावर बहुत कमजोर है। 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से आ जाएंगे यहाँ, और गुरु यहीं रहेंगे अभी। तो जब राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से मेष राशि में भी हैं, आ जाएंगे
मीन राशि में, तब परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि गुरु यही रहेंगे और राहु से मुक्त हो जाएंगे तो गुरु अपना प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन इनको उपाय करना होगा, क्योंकि सारे ग्रह ही अस्त हैं। जो भी ग्रह इनको कुछ दे सकते थे सब अस्त हैं इनकी कुंडली में। अब इनको उपाय की बात में करते हैं, 2 लाइन और बताते हैं कि इनका समय इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद इनको कुछ लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इनके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में अंश मात्र के हैं, अंश मात्र के, क्योंकि जातक की इच्छा है कि सरकारी नौकरी, तो अंश मात्र के योग है। क्यों है? क्योंकि सूर्य जो राज समाज का कारक होता है और इस कुंडली में द्वादशेश है, वो आय भाव में बैठा है। तो राज समाज का कारक ग्रह व्ययाधिपति होकर के लाभ भाव में बैठा है, तो इसका मतलब है कि वह राज्य से लाभ कराएगा, राज्य सरकार से लाभ करा सकता है, क्योंकि वह ग्रह अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं है और यहाँ प्रमुख कारक हो जाते हैं। तो सरकारी नौकरी का योग है। अब वो उस योग को कितने % हल कर पाते हैं यह उन पर निर्भर है, क्योंकि सूर्य भी कहीं न कहीं अंश बल में बहुत अधिक मजबूत नहीं है, 12 डिग्री पर है, 12 डिग्री, तो सूर्य की डिग्री को इनको बढ़ाना होगा, तो थोड़ा सा इनको लाभ मिलेगा। इस पूरे कुंडली में अगर कहा जाए कि सबसे योग कारक ग्रह कौन है, तो शुक्र और शनि तो है, लेकिन स्थिति अनुसार नहीं है और शुक्रस्त है। तो इनको अपने शुक्र को जगाना होगा, इनको शुक्र को जगाना होगा। और शुक्र को जगाने के लिए, क्योंकि उनका प्लेसमेंट सही है, अस्त है, तो शुक्र का रत्न हीरा या ओपल, ध्यान दीजिए, हीरा या ओपल अगर यह धारण करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा और इनकी आय में वृद्धि होगी, इनके हर कार्य में वृद्धि होगी। यह एक प्रमुख उपाय है। बाकी उपाय यह है कि अब कुंडली का पूरा विश्लेषण तो एक पॉइंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी उपाय यह है कि यह मीठे का दान करें, मीठे का, शक्कर का दान करें, बहते नदी में शक्कर डालें, तो इनका बड़ा कल्याण होगा। बाकी विशेष उपाय सब इनको मैं भेज रहा हूँ। नमस्कार, यह कुंडली यहीं पर समाप्त करते हैं विश्लेषण।